सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, सो जैसा कि आपको पता है वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन कर लिया है। हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ, प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन कर लिया। ओके, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, अगर तुमको याद होगा, अगर अभी तक तुमने लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबेरिक प्रोसेस। ओके, हम लोग ने एडियाबैटिक प्रोसेस डिस्कस नहीं किया था, जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सब लोग बुक पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स अपना तगड़े तरीके से बनाना चालू कर दो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR कॉलेज में। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस का, जो कि है एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, इसके पहले हम लोग ने आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच दैट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, फिर हम लोग ने आइसोकोरिक डिस्कस किया था, दैट इज द प्रोसेस इन विच द क्या बोलते हैं, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, एंड आइसोबेरिक बार स्टैंड्स फॉर प्रेशर। ओके, सो द प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? ओके, क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है भाई देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, मतलब देयर इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो व्हाट इज अ प्रोसेस? It is a process in which there is no transfer. It is a process in which there is no transfer of heat from system to surrounding और वाइस वर्सा। ओके, मतलब कोई भी हीट ना ही सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगा और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आएगा। ओके, क्लियर? यस और नो? मतलब एक तरह से ये आइसोलेटेड सिस्टम है, एक तरह से ये आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लो अगर ये कोई सिस्टम है तो यहां पे इसका आइसोलेशन दिया हुआ है, मतलब एक तरह से इंसुलेटेड है ये, कोई भी हीट का लेना देना नहीं होगा, ना ही सिस्टम से कोई हीट सराउंडिंग में जाएगा, ना ही सराउंडिंग से कोई हीट सिस्टम में आएगा। मतलब यहां पे जो हीट एक्सचेंज होगा दैट इज जीरो, हीट एक्सचेंज जो भी होने वाला है दैट इज जीरो। ओके, अब जरा नोटिस करो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? दैट इज डेल यू बराबर होगा, सॉरी डेल क्यू बराबर होगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू से, मतलब हीट बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। बट ये चीज तो जीरो हो गई, और जैसे ही ये चीज जीरो हो गई तो हमको पता है कि भाई क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के, हाँ है ना, या फिर वर्क हो जाएगा माइनस डेल यू के। मतलब यहां पे सिस्टम जो भी काम करेगा वो अपना खुद का ही इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करेगा। ओके, वो अपना खुद का ही इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करेगा। इसलिए तुम देखो यहां पे इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर मान लो कि सिस्टम को कुछ काम करना है, सिस्टम को कुछ एक्सपांड होना है, तो एक्सपांड होने के लिए उसको खुद का ही एनर्जी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी आने वाली तो है नहीं, बिकॉज सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो उसको खुद का ही एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इंटरनल एनर्जी अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो यहां पे इसलिए माइनस आ रहा है। सेम कहानी यहां पे भी है। अगर मान लो कि तुम कोई वर्क कर रहे हो, तुम चाहते हो कि भाई इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, अब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। ओके, अगर सोचो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा तो तुमको खुद पे काम करना पड़ेगा। ये सुनो, मतलब खुद पे तुमको काम करना पड़ेगा, मतलब वहां पे सिस्टम पे वर्क होगा, सिस्टम पे वर्क होगा, इसलिए नेगेटिव आ गया। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना?
अब कहाँ देखने मिलता है तुमको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? तो एक तो तुम्हारा थर्मस हो गया, थर्मस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि भाई इट इज वहाँ पे क्या बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है बिकॉज थर्मल इज इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, हाँ इट इज नॉट 100% इज इंसुलेटेड बट हम कंसिडर कर सकते हैं एज उसको एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, बट द प्रोसेस, द एक्चुअल प्रोसेस हैज टू बी वेरी क्विक प्रोसेस। ओके, वो तो हम बोल सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम है बट वहां पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा ना। प्रोसेस का मतलब देयर हैज टू बी वेरी क्विक प्रोसेस। ओके, मतलब अगर हमको आइडियाबेटिक प्रोसेस चाहिए, सो फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस it should have very quick process. It should have very quick process. ओके, उसको बहुत क्विक होना पड़ेगा। जैसे मान लो कि वी हैव अ टायर। ओके, टायर में हवा भरी हुई है। अब टायर में हवा भरी हुई है, जैसे ही तुमने टायर को फोड़ा, जैसे ही तुमने टायर को पंचर किया, भाई फटाक से सडनली वो जो हवा है वो बाहर निकली। ओके, दैट इज आइडियाबेटिक प्रोसेस। व्हाई इट इज आइडियाबेटिक प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। देखो जरा समझने की कोशिश करो, समझने की थोड़ा सा कोशिश करो। देखो क्या चल रहा है। मान लो कि ये बलून है, बलून का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बलून है, यहां पे हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। और हम इसको फोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहां से इसको ब्लास्ट करा दिया, फोड़ दिया। ओके, ब्लास्ट हुआ यहां पे। अब समझो ध्यान से क्या हो रहा है। यहां पे ब्लास्ट हो रहा है। ब्लास्ट हो रहा है मतलब यहां पे जो एयर है दैट इज एक्सपांडिंग। ओके, द एयर इज एक्सपांडिंग। सिंस द एयर इज एक्सपांडिंग, ओके, तो इसका मतलब है वहां पे उसको वर्क डन करना पड़ेगा। जैसा ना एक्सपांड है मतलब वहां पे एयर पे वर्क डन हो रहा है। बट एयर पे वर्क कौन कौन रहा है? क्योंकि आसपास से कोई इतना क्विक प्रोसेस है कि आसपास से कोई हीट वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो वो अपना खुद का इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करेगा। और जब अपना खुद का इंटरनल एनर्जी वो इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहेगा। ओके, बट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ठंडा होगा बट वो एक्चुअल में होगा। मतलब अगर तुमने कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो कभी तुम्हारे आसपास टायर फट जाए, तो जैसे ही टायर फटे उसमें से जो हवा आएगी ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, वो हवा ठंडी हवा होगी। ओके, क्या होगी? वो ठंडी हवा होगी, वो गर्म हवा नहीं होगी। हमको ऐसा लगता होगा कि भाई जब कभी भी एक टायर एक्सपांड होता है, ओके, ये एक टायर ब्लास्ट होता है, तो वहां पे जो हवा होगी वो गर्म होगी। ऐसा नहीं है। ओके, वहां पे जो हवा उस टायर में से आ रही होगी, उस टायर, वो टायर ऐसा है, ऐसा बलून ऐसा है, ये फटा। अब फटने के बाद इधर से जो हवा आ रही होगी ना, वो हवा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दैट विल बी कैसा? ठंडा। ओके, व्हाई? बिकॉज ये एक्सपांड हो रहा है। अब हवा एक्सपांड हो रही है, एक्सपांड करने के लिए कोई हीट चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए। कोई एनर्जी तो मिलेगी नहीं बिकॉज द प्रोसेस इज वेरी क्विक। सिंस द प्रोसेस इज वेरी क्विक, तो अपना खुद का इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। अब खुद का इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी तो कम हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी ड्रॉप हो गई मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। बिकॉज हमको पता है भाई जो डेल यू है वो बराबर होता है एनसीपी डेल्टा टी। कहानी खत्म। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? ओके, मतलब फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रोसेस हैज टू बी वेरी क्विक, वेरी क्विक। अब ये याद रखना कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमेशा, स्पेशली फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हमेशा पीवी रेज टू गैमा कांस्टेंट होता है हमेशा। वेयर गैमा अपने को पता है भाई, गैमा इज सीपी बाय सीवी, that is a ratio of specific heat. okay, there is a ratio of specific heat. मतलब कहीं पे भी हम अप्लाई करेंगे तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होगा, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। ओके, वेयर गामा हमको पता है सीपी बाय सीवी, हमको डायटोमिक मोनोएटॉमिक सारे का वैल्यू भी पता है। ओके, 5/3 होता है, 7/5 होता है, सब पता है हमको ये चीज। जिसको नहीं पता है हमने केटीजी के ऊपर वीडियो बना के रखा है, आप केटीजी का वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, क्लियर? यस और नो? अब इसी चीज को हम लोग और अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर हम ध्यान दें तो यहां से अगर मैं प्रेशर को पुट कर दूं थोड़ी समय के लिए, तो प्रेशर को पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू एनआरटी बाय वी। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा प्रेशर को, क्या मिलेगा? एनआरटी बाय वी, और साथ में क्या है? वी का पावर गामा। यस और नो? भाई यहाँ पे हमने प्रेशर को पुट कर दिया, पीवी रेज टू गामा है ना, तो यहाँ पे प्रेशर को हमने पुट कर दिया। प्रेशर को क्या पुट कर दिया? प्रेशर को पुट कर दिया दैट इज एन आर टी बाय वी। हाँ है ना?
तो अब प्रेशर को अगर मैं पुट कर दूंगा तो यहां पे प्रेशर की जगह क्या लिख दिया, nRT/V, हाँ है ना। अब यहां पे देखो ये V ऊपर चला जाएगा, अब ये V ऊपर चला जाएगा, N और R वैसे भी कांस्टेंट ही है, तो क्या मिलेगा, TV⁻⁻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 ⁻
सकते हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, स्पेशली फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, अब यहां से हमने प्रेशर उठाया है, यहां से वॉल्यूम भी उठा सकते हैं। अगर मान लो मैंने वॉल्यूम उठा लिया यहां से, सो फॉर वॉल्यूम के लिए क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू nRT बाय P, और हमको पता है PV रेज टू गामा इज कांस्टेंट। तो यहां पे वॉल्यूम पुट कर दो, वॉल्यूम पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, nRT बाय P रेज टू गामा इज कांस्टेंट। ओके, ये हटा दो, nR हटा दो, कांस्टेंट है, खत्म कहानी। P का पावर गामा ऊपर जाएगा तो P 1 माइनस गामा T रेज टू गामा इज कांस्टेंट। ये भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमको प्रेशर और टेम्परेचर की कहानी दी तो ये यूज कर सकते हैं। हम लोग तीनों यूज कर सकते हैं। ओके, तीनों वैलिड हैं फॉर क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में तीनों के तीनों वैलिड हैं। ओके, या फिर PV रेज टू गामा यूज करो, PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर TV रेज टू गामा 1 माइनस कांस्टेंट, या फिर P रेज टू 1 माइनस गामा T रेज टू गामा कांस्टेंट। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? अब हम बात करेंगे इसके वर्क की, भाई कितना वर्क रिक्वायर्ड होता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कितना वर्क रिक्वायर्ड होता है, व्हाट इज वर्क डन। हम लोग यहां पे वर्क डन का डिस्कशन करेंगे। चलो वर्क डन की बात करेंगे। तो वर्क डन बेसिकली क्या हो जाएगा, व्हाट इज वर्क डन। तो वी नो दैट कि भाई वर्क की जो कहानी है वो बराबर होती है इंटीग्रेशन ऑफ P dV, कहां से कहां तक, दैट इज V1 से V2 तक। बट अगेन वी नो दैट P क्या होता है, व्हाट इज P, P इज नथिंग बट PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को फिलहाल C रख देते हैं। ओके, तो यहां से P क्या मिलेगा, व्हाट इज P, P विल बी C डिवाइड बाय V रेज टू गामा। सब्सटीट्यूट दिस P हियर, यहां पे वो P पुट कर दो तो क्या मिलेगा, देखो जरा, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, V1 से V2 C डिवाइड बाय V रेज टू गामा और dV, हाँ या ना। अब ये गामा ऊपर जाएगा, दैट बिकम गामा रेज टू -1, तो इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 C बाहर आ जाएगा, C को हम बाहर रख देते हैं, कांस्टेंट है। यहां पे हो जाएगा V रेज टू माइनस गामा dV। अब हमको पता है x रेज टू n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, x रेज टू n क्या ही होता है, x रेज टू n+1 डिवाइड बाय n+1, यस और नो, x रेज टू n+1 डिवाइड बाय n+1। सेम कहानी लगा दो जरा, यहां पे क्या मिलेगा हमको, सो यहां पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, C बाहर रहेगा, दैट इज V रेज टू माइनस गामा +1 डिवाइड बाय माइनस गामा +1, हाँ या ना। कहां से कहां तक, V1 से V2 तक, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जस्ट सब्स्टिट्यूट द V1 एंड V2 का वैल्यू, लिमिट पुट करो, क्या मिलेगा तुमको। सो देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू C, इसको बाहर लेते हैं, ये गामा -1 को बाहर लेते हैं। ओके, तो 1 माइनस गामा, बिकॉज यहां पे देखो ना माइनस किसके पास है, माइनस गामा के पास है, तो 1 माइनस गामा। ओके, अब अंदर क्या मिलेगा देखो जरा, सो एक बार V2 पुट करो तो V2 क्या हो जाएगा, V2 माइनस गामा +1, माइनस गामा +1, हाँ या ना। नेक्स्ट, अब माइनस V1 माइनस गामा +1, क्लियर, यस और नो। अब C को अंदर भेज दो, व्हाट इज C, C इज नथिंग बट कांस्टेंट क्या है, PV रेज टू गामा। ओके, कांस्टेंट क्या है, PV रेज टू गामा। तो C का वैल्यू हम लिख सकते हैं P1 V1 रेज टू गामा, या फिर लिखा जा सकता है, या फिर लिखा जा सकता है P2 V2 रेज टू गामा। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो जहां पे 2 है वहां पे P2 V2 लिख दो, जहां पे 1 है वहां पे P1 V1 लिख दो। तो जब C का वैल्यू हम अंदर लेके जाएंगे 1/1 माइनस गामा, C का वैल्यू अंदर लेके जाएंगे तो यहां पे ये है ना, तो यहां पे लिख दो P2 V2, और ये ऑलरेडी V2 यहां पे है, ये रेज टू गामा, ये हो जाएगा माइनस गामा +1,
माइनस, अब यहां पे V1 है तो यहां पे लिख दो P1 V1 रेस टू गामा, और V1 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 ऑलरेडी वहां पे है। अब V2 रेस टू गामा और V2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस गामा कैंसल, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा P2 V2 माइनस, यहां पे भी गामा और गामा कैंसल, P1 V1, और डिवाइड में क्या बच रहा है, डिवाइड में बच रहा है 1 माइनस गामा। दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क। क्लियर? इतना वर्क लगेगा बॉडी के ऊपर, ओके, इतना वर्क लगेगा बॉडी के ऊपर, दैट इज वर्क इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। क्लियर, हाँ या ना? ओके। अब इसी कहानी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT लगा के। तो PV इज इक्वल टू NRT लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो जरा, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं P2 V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, NRT2, यहां पे लिख सकते हैं माइनस NRT1, ओके, कॉमन आ जाएगा NR तो क्या ही मिलेगा, दैट इज NR कॉमन आ गया, ब्रैकेट में T2 माइनस T1 और डिवाइड में 1 माइनस गामा, ये आ गया वर्क, ये आ गया वर्क। क्लियर? समझा? तो ये टेम्परेचर के फॉर्म में है, ये प्रेशर के फॉर्म में, मतलब इतना वर्क डन होता है किस पे, इतना वर्क डन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। किसमें? एडियाबेटिक प्रोसेस में। ओके, क्लियर? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कभी कभी हमको बोल देते हैं एग्जाम में डायरेक्टली कि भाई प्रूव दैट कि द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू दिस, या फिर बोल देते हैं डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, या फिर कभी बोल देते हैं कि भाई एक्सप्लेन करो व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, तो तुम इतना एक्सप्लेन कर दोगे तो भी कहानी बहुत है। क्लियर? समझा? यस और नो? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, अब व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जनरली साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है भाई बॉडी ने जहां से प्रोसेस को स्टार्ट किया है वापस वो प्रोसेस वहां पे आ गया। ओके, दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, जनरली ये आइडियल प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस में जनरली हमको साइक्लिक रिप्रेजेंट कराना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, बट मान लेते हैं कि भाई साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। द बेटर डेफिनेशन इज द प्रोसेस in which the initial and final state are same। ओके, मतलब यहां पे तुम्हारा जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो सेम है। तो इसका मतलब है यहां पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। तो ये ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा ध्यान दो, फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होता है। ओके, फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। क्लियर? यस और नो? अगर हम इसका पीवी डायग्राम देखने जाएं तो कुछ ऐसा होगा पीवी डायग्राम। मान लो ये P है और ये V है, तो लेट्स से ये कुछ ऐसा गया और कुछ ऐसा वापस आ गया, तो यही तुम्हारा 1 है और यही तुम्हारा 2 भी है, मतलब कुछ ऐसा गया और ऐसा रिटर्न हो गया। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ऐसा गया और ऐसा वापस आ गया, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। ओके, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम है। क्लियर? तुम किसी भी शेप से दिखा सकते हो, उसको सर्कुलर दिखा दो। ओके, अगेन मैं बोला इट इज आइडियल प्रोसेस। ओके, तो एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, बट आइडियल प्रोसेस है ये। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को ये याद रखना है कि ये चीज हमेशा जीरो होती है, डेल यू। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आया व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों भाई ड्रॉबैक्स है, क्यों हम उसको सब जगह यूज नहीं करते? देखो, सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक्स है, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि भाई वो सारे प्रोसेस को सही बोल देता है। ओके, मतलब वो बोल देता है कि हर एक प्रोसेस पॉसिबल है उसके हिसाब से। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मैं तुमको बोलता हूं कि यहां पे ये कांच का बॉटल है। ओके, जस्ट इमेजिन इट इज अ कांच का बॉटल, प्लास्टिक का, बट इमेजिन कर लो कांच का बॉटल है। अब ये कांच का बॉटल टेबल पे रखा हुआ था, मैंने इस कांच के बॉटल को उठाया
तो जब मैं इसको उठा रहा हूं तो मैं इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ओके। और जो भी मैं वर्क डन करूंगा वो इसमें स्टोर होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ही इस बॉटल को मैं छोड़ दूंगा, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा कहां जाएगा? काइनेटिक, 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 नीचे गिरेगा, नीचे गिर के टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी बनेगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बनेगी, यस और नो। अब जस्ट इमेजिन, बहुत बेकार बात कर रहा हूं मैं, बट जस्ट इमेजिन कि अगर उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मैं उसको दूं, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मैं उसको दूं, उतना ही साउंड एनर्जी, इस बॉटल के सामने खड़े होकर मैं बांसुरी बजाना चालू कर दूं, उतना ही साउंड एनर्जी, उतना ही हीट एनर्जी अगर मैं उस बॉटल को दूं, तो क्या वो कांच का बॉटल वापस चिपक के यहां पहुंच जाएगा क्या? द आंसर इज नो। अगेन यस, द आंसर इज नो, नहीं पहुंचेगा। बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वो पहुंचना चाहिए था, बिकॉज एनर्जी तुम जितना दे रहे हो वो उतना होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोसेस ही पॉसिबल नहीं है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता ही नहीं है कि भाई प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। वो सीधा बोल देता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हर जगह ट्रू है, ओके। बट कहां पे ट्रू है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर वो प्रोसेस ही पॉसिबल नहीं है तो वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब वो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनियस के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि भाई द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके। तो व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ? भाई हम बोल सकते हैं it does not explain the difference between possible process and impossible process। तो वो डिफरेंशिएट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबल प्रोसेस एंड इम्पॉसिबल प्रोसेस, ओके। वो बता ही नहीं पाता। उसके हिसाब से हर जगह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हर जगह तो वैलिड नहीं है, ओके। फिर उसके हिसाब से भाई जो भी तुम हीट प्रोड्यूस कर रहे हो वो सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। सारा का सारा, मतलब कहीं पे लॉस ही नहीं हो रहा है। मान लो तुम बाइक चला रहे हो, बाइक के इंजन में जो भी हीट बन रहा है वो सारा का सारा हीट तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हो। मतलब वहां पे एग्जॉस्ट में से, जो तुम्हारा एग्जॉस्ट है, उस एग्जॉस्ट में से कोई भी गर्म हवा नहीं निकल रहा होगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? हमने देखा है भाई एग्जॉस्ट से बहुत गर्मी निकलती है। इसका मतलब वहां पे एनर्जी लॉस है, ओके। मतलब इसके हिसाब से ऑल अमाउंट ऑफ हीट is converted into work, okay। but in actual it is not possible to build 100% efficient engine। all amount of heat is converted into work, but in actual it is not possible to build 100% efficient engine, yes or no? हाँ है ना भाई। उसके हिसाब से तुम बना सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बना सकते हो, बट एक्चुअल में हमको दिख रहा है, हमने बनाया हुआ है क्या 100% इंजन है हमारे पास, 100% वर्किंग इंजन है क्या? नहीं है। यहां पे प्रोसेस देख लो, हमने यहां पे डिस्कस किया भाई, मैंने बॉटल छोड़ा, कांच का बॉटल छोड़ा, नीचे गया, फट गया, वो टूट गया, तो उसमें से हीट एनर्जी बनी, उसमें से साउंड एनर्जी बनी। अब उतना ही अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मैं वापस उस कप को देता हूं, क्या वो कप जुड़ के वापस यहां पास आ जाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, यस और नो? आम एक बार पक गया, पक के नीचे गिर गया, मैं वापस उसको एनर्जी दूंगा, वापस कच्चा होकर ऊपर चला जाएगा क्या? ना, द प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। तो भाई वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ओके। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसको सुधारा किसने? इसको सुधारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, ओके। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉक अबाउट एंट्रोपी, ओके। वो एक एंट्रोपी के बारे में बात करता है। हम फिजिक्स में तो एंट्रोपी के बारे में उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते, इनडायरेक्टली डिस्कस करते हैं, बट डायरेक्टली कभी हम एंट्रोपी के बारे में डिस्कस नहीं करते। हाँ, बट केमिस्ट्री में तुमको पता है भाई, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, वहां पे तुम एंट्रोपी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करोगे, ओके। बेसिकली एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज नथिंग बट अ डिसऑर्डर ऑफ एनी फिनोमिना ऑफ एनी सिस्टम, ओके। किसी भी चीज का डिसऑर्डर होना।
तो ऐसा देखा गया और ऐसा है भाई, एक्चुअल में ऐसा है कि कभी भी कोई भी सिस्टम हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे। ओके, हमेशा। ओके, मतलब कोई भी सिस्टम हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे, डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ कभी नहीं आएंगे। मतलब द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इन अ इंक्रीजिंग मोड। ओके, वह हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। ओके, दैट इज नथिंग बट अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इट टॉक अबाउट द एंट्रोपी, but in physics we talk about two statement that is called as Kelvin statement, Kelvin Planck statement, Kelvin Planck statement, और दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसिस स्टेटमेंट, क्लॉसिस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसिस स्टेटमेंट। व्हाट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद अ इंजन लॉ। ओके, जो इंजन कैसे काम करता है। ओके, तो उनके हिसाब से सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट the all amount of heat into work. It is not possible to convert all amount of heat into work. There has to be some loss in the surrounding. ओके, मतलब जब हम हीट इंजन डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि भाई हम सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम उसको इंजन के थ्रू वर्क में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक में चला जाता है, दैट इज अ कोल्ड रिजर्वायर। ओके, तो दैट इज अ सराउंडिंग, फॉर अस दैट इज अ सराउंडिंग। ओके, तो वो कुछ कोल्ड रिजर्वायर में चला जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% ऑफ हीट, इसलिए इसको इंजन लॉ भी बोला जाता है या इंजन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज it is also called as the engine law or engine statement, because जितने भी इंजन है वो इस पे ही काम करते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजन स्टेटमेंट और इंजन लॉ। ओके, क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट इज योर क्लॉसिस स्टेटमेंट। ओके, क्लॉसिस स्टेटमेंट डिस्कस करता है रेफ्रिजरेटर के बारे में। ओके, इसको रेफ्रिजरेटर लॉ भी बोलते हैं। तो क्लॉसिस स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लो द हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर to hot reservoir without doing work on it मतलब सिस्टम पे। मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं है कि हम हीट को फ्लो करा सके फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर, फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर टू हॉट टेम्परेचर। बिकॉज अगर हम देखने जाएं तो भाई तुम्हारा जो प्रोसेस है, जो हीट है, वो ऑलवेज फ्लो होता है फ्रॉम हॉट टेम्परेचर टू अ कोल्ड टेम्परेचर। ओके, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऐसे रैंडमली तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं कोल्ड से हॉट पे पहुंचा दूं हीट को। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं उसके ऊपर कोई वर्क करूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लो द हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू द हॉट रिजर्वायर विदाउट डूइंग वर्क ऑन इट। ओके, तो उसके ऊपर कोई तो वर्क करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। और इसी प्रिंसिपल पे हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर law. Okay, refrigerator law, it is also called as refrigerator law. Clear, yes or no? समझ में आया कहानी, हाँ या ना?
व्हाट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड व्हाट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब इस पे ही हम डिस्कस करेंगे हमारा इंजन का वर्किंग, और इस पे ही हम डिस्कस करेंगे हमारा क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर का वर्किंग। ओके, क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना? ओके, सो बेसिकली आज का हम लोग जो टॉपिक है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हम लोग ने आज डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया देख लो। हम लोग ने डिस्कस किया है एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर उसका वर्क डन, साइक्लिक प्रोसेस, लिमिटेशंस एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट दी रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन कैसे काम करता है, कार्नोट साइकिल क्या है, ओके, कार्नोट इंजन क्या है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या है, फिर स्टर्लिंग साइकिल क्या है, ये सारा डिस्कस हम लोग करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर हम लोग वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? सो जस्ट भाई अपना नोट्स, अगेन मैं बोल रहा हूं बहुत लोग सबसे ज्यादा मैसेज करते हैं नोट्स के लिए, तो मैं वापस सजेस्ट करूंगा कि नोट्स खुद बनाओ। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि शॉर्ट नोट्स है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने इंस्टाग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है, अगर तुमको चाहिए तो तुम वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग थोड़ा थोड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पे डिस्कस करते हैं, बट अगर तुमको फुल फ्लैश नोट चाहिए तो वो खुद से बनाओ। ओके, जितना तुम खुद से अपना नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा वो तुमको काम करेगा। क्लियर एवरीवन? और अगर कुछ डिस्कस करना है तो वही यू कैन कनेक्ट हियर, मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, तुम लोग यहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो। ओके, चलो, सो अगर अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, क्योंकि यहाँ पे 11th 12th साइंस कॉमर्स सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, प्रेजेंट हैं। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।